अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो उससे रिलेटेड होता है राउल्ट्स लॉ के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो के एंड तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिर हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का अप्लाई कैसे करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टडी करेंगे जिससे कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन रिलेट होता है आपस में, या फिर सिंपल कहा जाए तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें क्लियर हो सकें। और अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम वापस टॉपिक पे। तो वेपर प्रेशर हम किसको बोलते हैं? हिंदी में सीधे कहे तो वेपर का प्रेशर। ठीक है, वेपर का प्रेशर बनता कब है, या इस चीज़ को हम देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसमें जो है इस कंटेनर को थोड़ा सा हमको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर लगेगा हमारा मैनोमीटर। इस तरह से हम करते हैं मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर जो होता है प्रेशर नापने के लिए होता है। इस कंटेनर को हम लोग डाल देते हैं एक थर्मोस्टेट पे। ठीक है, थर्मोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस होता है या एक अपैरेटस होता है जो एक फ़िक्स टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है। जैसे हमारा एसी होता है, घर में लगा होता है, तो एसी पे आप टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो उतना देर वो ठंडा करता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर थर्मोस्टेट होता है। तो हम क्या करते हैं, उस कंटेनर को थर्मोस्टेट के अंदर रख देते हैं ताकि टेम्परेचर एक कांस्टेंट बना रहे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ का हमको वेपर प्रेशर नापना है, जिस भी चीज़ की, वही लिक्विड इसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्योर लिक्विड हो, सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई 2 चीज़ की लिक्विड भी हो सकती है, 3 चीज़ को भी हो सकती है। ठीक है, इससे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा क्या हो, लिक्विड हो। इसके बाद इसके अंदर जो होती है मरकरी फिल रहती है। ठीक है ना, Hg जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर पूरा मरकरी हमारा फिल रहता है और यहाँ पर जो है मीटर रीडिंग्स बनी होती है। तो ऑब्वियस बात है, जब इसके अंदर मरकरी फिल होगी तो इसकी जो लेवल होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर ये इनिशियल लेवल मान लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अब हम लिक्विड को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है ना, थर्मोस्टेट के थ्रू हीट करते हैं, तो होता क्या है, लिक्विड जो होती है ये कन्वर्ट होने लगती है अपने वेपर स्टेट में, और ये तब तक कन्वर्ट होती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता। एक पर्टिकुलर टाइम आता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचता है जहां पर जो लिक्विड हो रही होती है वो, और जो उसका वेपर हो रहा होता है, या फिर सीधे कह लें हम लोग तो जो उसकी गैस हो रही होती है, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तब ऐसे केस में अब जो है वेपर बनना बंद हो जाएगा और लिक्विड का इवापोरेट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस जो है काइंड ऑफ स्टॉप हो जाती है, यानी दोनों तरफ, मतलब जो जैसे लिक्विड जितना वेपर बनना था और वेपर को जितना लिक्विड बनना था, सब हो चुका रहता है। ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मरकरी है वो धीरे धीरे क्या होती है, राइज़ करती है। ठीक है, और एक जब ये इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव होता है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मान लेते हैं कि यहाँ तक राइज़ करके गई, ये पर्टिकुलर चेंज आया, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब जो उसके वेपर बन रहे थे वो प्रेशर से मरकरी को क्या करते हैं, राइज़ कर देते हैं। इसी राइज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, या और सिंपली समझें तो एक कंटेनर में हम इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हीट करते हैं, एक तरह से इसको ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें से क्या हो कि कोई भी चीज़ बाहर ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड रख के हीट करते हैं तो इसके जितने भी वेपर्स होंगे ये क्या करेंगे, इसकी वॉल को पुश कर रहे होते हैं। ये जो वॉल पुश हो रही होती है तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। तो दोनों तरह से आप डिफ़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी जो लिक्विड हो रही होती है या जो सॉल्यूशन हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारा इवापोरेट होने लगता है, या सिंपल भाषा में वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये होती है हमारा वेपर प्रेशर। इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ये कैसे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, छोटी सी ये पॉइंट एनसीईआरटी में आपको, अगर आप लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये बात इसमें मिल भी जाएगी लिखी हुई कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेटेड है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग पढ़ते आते हैं कि हम इसको बोलते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड क्या हो, बॉयल हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो बचपन वाली डेफिनेशन थी जूनियर क्लासेस के लिए, अब आपको समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड के लिए,
ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड के लिए जब उसका प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो जाए, बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब जो एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है वो इक्वल हो जाएगा जब लिक्विड के। तो ऐसे स्टेट पे या ऐसे टेम्परेचर पे जो होता है पॉइंट जो आता है या जो टेम्परेचर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल भाषा में इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके। या फिर एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एटमॉस्फेरिक ही हो, ठीक है। कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर हो रहा होगा प्रोसेस तो वहाँ पर प्रेशर चेंज हो सकता है, ठीक। तो जब लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है या बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट की, ठीक है, वेपर प्रेशर के क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट की, तो इसको हम लोग सिंपली लिख भी लेते हैं कि क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर कैसे टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होता है इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत फेमस इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इक्वेशन ये होता है log P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू वेपोराइजेशन एंथैल्पी अपॉन 2.303 R इन द ब्रैकेट टेम्परेचर सेकंड माइनस टेम्परेचर फर्स्ट और टेम्परेचर फर्स्ट टेम्परेचर सेकंड का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होता है हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिससे हम लोग टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव इफेक्ट माने कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना चेंज आएगा वेपर प्रेशर में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? इस इक्वेशन से, ठीक है। तो बहुत पॉसिबल है एक आध दो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में इसके मिल भी जाते हैं। वैसे ये जो इक्वेशन है ये ज़्यादातर केसेस में हमको उसमें मिलता है आपका कंपटीशन वगैरह में, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कैसे इफ़ेक्ट डलता है। अब इसके बाद जो बारी आती है हमारी, वो आती है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो अगला टॉपिक हमको यही मिलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले बताया था कि राउल्ट्स लॉ, जब दो लिक्विड का सोल्यूशन बने, अभी तो हमने पहले देखा तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक लिक्विड हमने लिए थी। अब इस केस में हम क्या ले रहे होंगे, सोल्यूशन ले रहे होंगे, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सोल्यूशन कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। भाई दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इस चेंज को कौन एक्सप्लेन करता है? इस चेंज को एक्सप्लेन किया गया था 1886 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FM राउल्ट। FM राउल्ट जो हैं एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने ही इस रिज़ल्ट को या इस फिनोमेना को, ये कि लिक्विड इन लिक्विड में वेपर प्रेशर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन किया था। तो राउल्ट का ये कहना था कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर होगा, सॉरी पार्शियल प्रेशर अभी नहीं, वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड का, ये हर कंपोनेंट का, जैसे मान ले एक लिक्विड को कंपोनेंट A मान लें और एक लिक्विड को कंपोनेंट B मान लें, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मोल फ्रैक्शन के। सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर PA है, ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A के। या फिर अगर हम दूसरे कंपोनेंट B की बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये लिक्विड है, इसको हम लोग मान लेते हैं A लिक्विड, और हमारे पास दूसरी लिक्विड है B लिक्विड, ठीक है। ये दोनों मिल के आपस में सोल्यूशन बना रहे हैं A+B। तो अगर हम इसका PA मान लें और इसका क्या मान लें, PB, तो ये दोनों आपस के इनके मोल फ्रैक्शन XA और XB होंगे, ठीक है। तो राउल्ट का यही कहना था कि प्रेशर जो होगा किसी एक कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा।
तो अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें, फॉर कंपोनेंट ए की अगर हम बात करें, तो इस केस में पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमको मिलता है क्या, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, यहाँ पर जो पी नॉट है ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। ठीक है ना, पी नॉट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, पी नॉट ए इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, बिना मिलावट के जब होगा तब। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंपोनेंट बी की बात करें, तो फॉर कंपोनेंट बी जो पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा बी कंपोनेंट का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट होगा क्या, पी नॉट बी एक्स बी। दो ये पी नॉट बी है, ये क्या होगा, ये वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ प्योर कंपोनेंट बी होगा। ठीक है ना, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब एक बहुत पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, डाल्टन का ये लॉ है जो कि अप्लाई होता है किस पे, जब कई सारी गैसेज या कई सारे प्रेशर के टर्म्स एक साथ, कई सारे कंपोनेंट के प्रेशर के बारे में स्टडी की जाती है, तो उनके जो इंडिविजुअल प्रेशर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए हमारे पास एक कोई ये सिस्टम है जिसमें ए बी सी तीन चीज़ें हैं, तो इसका प्रेशर पी ए होगा, इसका पी बी होगा, इसका पी सी होगा। तो अब ये टोटल तो मिला के मान लेते हैं हम पी ए बी सी, तो ये इसका प्रेशर हो जाएगा। लेकिन हम जब इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम वहाँ एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम डाल्टन का लॉ लगाएं, यहाँ पर एक बहुत फेमस लॉ है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर पे अगर हम डाल्टन का लॉ अप्लाई करें तो हम क्या नोटिस करते हैं कि अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है या जो भी चीज़ बन रही है, उस केस में सॉल्यूशन ही बोलते हैं, दो लिक्विड मिल रही तो सॉल्यूशन ही बोलते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पी टोटल मान रहे हैं उसका। ठीक है ना, ये जो पी टोटल है क्या है, ये होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब जो भी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे उनके वेपर प्रेशर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम इस पर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पी टोटल जो होगा, पी ए की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं क्या, पी नॉट बी एक्स बी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाता है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे इक्वेशंस को हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता रहे आपको। अब हमको एक बात और पता है, हमने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने बताया था कि सारे कंपोनेंट जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, अगर उनके मोल फ्रैक्शन का हम सम करें तो वो ऑलवेज यूनिटी होता है। तो इसका मतलब एक्स ए को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, या इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो हमको प्लेन फॉरवर्ड क्या मिल जाता है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इन दी ब्रैकेट एक्स बी प्लस पी नॉट ए। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी और समझने के लिए भी कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेकंड कंपोनेंट पे। ठीक है ना, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी एक कंपोनेंट पर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी ही रखें, हम चाहें तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली हम कहने का मतलब ये था राउल्ट्स का कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करके हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर होगा तो वो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर में चेंज में रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब जाहिर सी बात है, मोल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पर टोटल प्रेशर में चेंज मिलेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ मिलता है जो कि एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, कुछ इस तरह का हम लोग रखते हैं। ठीक है, इनिशियली हम मानते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट ए है वो क्या है, प्योर है। तो इस केस में जो इसकी वेपर प्रेशर होगा, इधर हमने वेपर प्रेशर कर लिया है और इधर हमने क्या कर लिया है, मोल फ्रैक्शन कर लिया है। ठीक है, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ होता है ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ होता है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो कंपोनेंट ए है वो क्या है, प्योर है। ठीक है, अब
धीरे धीरे क्या होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है एक्स बी, वो भी क्या है, अभी प्योर है, तो इस केस में यहाँ पे पी नॉट बी रहेगा। अब ये धीरे धीरे आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब लिक्विड में सॉल्यूशन बनने लगेगा तो उसके मोल फ्रैक्शन में चेंज आएगा और एक टाइम के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। सेम इसी तरह से बी कंपोनेंट का भी ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। अब इन दोनों को अगर हम इस तरह से प्लेन सीधी लाइन बना दें तो ये हमको क्या मिल जाता है, टोटल वेपर प्रेशर, जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना। जो हमारी ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, थर्ड लाइन। जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो एक्सप्लेन कर रही है कंपोनेंट ए के चेंजेस को। ठीक है ना, कंपोनेंट ए के चेंजेस को। जो सेकंड लाइन है वो हमारी किसको कर रही है, कंपोनेंट बी के चेंजेस को। और जो थर्ड लाइन है हमारी वो टोटल के बारे में बता रही है। ठीक है, अब इससे हमको क्या कंक्लूज़न मिलता है। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें तो इससे हमको ये कंक्लूज़न मिलता है कि जो भी कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, प्योरली मिसिबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक तेल ले लिया और एक पानी ले लिया, तब तो कुछ और ही मिलेगा मामला। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स होनी चाहिए, तभी हमको यहाँ पर राउल्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन पे, ठीक है ना, वो किसी भी एक मोल फ्रैक्शन से रिलेट हो सकता है। जो टोटल हमको वेपर प्रेशर मिल रहा है वो किसी भी एक चीज़ यानी एक्स ए से भी और एक्स बी से भी हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, यानी पी टोटल जिसको हम लोग बता रहे हैं, जो पी टोटल है वो क्या है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। पी टोटल जो है वो क्या है, वेरीज कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है ना, लाइन के साथ वेरी कर रहा है एक्स बी के। ठीक है, मतलब सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्स बी का पहले वो निकालते हैं इक्वेशन। चाहे तो हम एक्स ए से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स बी। ठीक है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो लीनियरली वेरी करता है किससे, सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। इसके अलावा अगर कोई भी एक का मोल फ्रैक्शन में चेंजेस आएगा, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में अप या डाउन होता है, तो हमारे जो टोटल वेपर प्रेशर जिसको हम लोग पी टोटल लिख रहे हैं उसमें भी अप या डाउन होगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। मतलब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास दो फेजेस हैं। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन फेज़ था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इससे क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। अगर यही हम केस वेपर फेज़ की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एक कंपोनेंट का वेपर फेज़ में अगर हम मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का वाई ए मान लें और दूसरे वाले का वाई बी मान लें, तो इस केस में भी अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पी टोटल वाई ए मिलेगा। ठीक है, और अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी टोटल वाई बी। ये किस केस में रिलेट होता है, वेपर फेज में। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा या जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोल फ्रैक्शन के, मगर जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, टोटल प्रेशर आता है। मतलब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो चेंज नहीं आएगा, वो प्योर जो दोनों लिक्विड के मिलाने पर बन रहा है वही रहेगा, बाकी और सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं इन जनरल। ठीक है, तो ये था हमारा राउल्ट्स का लॉ, जो कि एक्सप्लेन कर रहा था जब दो लिक्विड आपस में मिल रही हो और वो मिसिबल हो, मतलब मिलने वाली हो, लाइक लिक्विड्स हो, नहीं पोलर पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो वेपर प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले केस की, तो हमारे पास जो अगला केस है वो ये है कि अगर हम वेपर प्रेशर का चेंज देखें जब सॉलिड इन लिक्विड मामला हो तब। ठीक है, क्या मामला हो, सॉलिड इन लिक्विड। अभी तो हमने लिक्विड लिक्विड मिलाया था, अब इस केस में हम क्या देखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो हमको थोड़े से चेंजेस मिलते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है,
कोई भी सॉल्यूट डाल, अभी हम सॉल्यूशन की तरह ले रहे हैं, सॉलिड को हम क्या मान ले रहे हैं, सॉल्यूट मान ले रहे हैं, ठीक है, और लिक्विड को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। तो अगर हम कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर में क्या आएगा, चेंज आएगा। और अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है का मतलब, नॉन वोलाटाइल होने का मतलब ये है कि अगर ये ईजिली इवापोरेट नहीं हो पाता है, ठीक है, सॉल्यूट जो है अगर ईजिली इवापोरेट नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में हमको जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम मिलेगा सॉल्वेंट से। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, तो इस केसेस में क्या हो रहा था, अगर हम इसको हीट करें तो सारे के सारे निकल जाते थे आराम से। तो जब ऐसे में निकल रहे हैं तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हमारा इसमें सॉल्यूट चला गया तो सॉल्यूट जाने के बाद क्या होगा, कुछ हमको इस तरह का चेंज मिलेगा, यानी जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है सॉल्यूट भी इन्वॉल्व होगा। तो अब जो है क्या होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं बस यही इवापोरेट हो सकते हैं, सॉल्यूट वाले नहीं हो सकते, यानी ब्लैक पेन से हमने जो बनाया वो इवापोरेट ईजिली नहीं हो सकते। तो इस केस में जो सॉल्यूशन बना है उसका जो वेपर प्रेशर होता है क्या होता है, घट जाता है, यानी कि ये चीज़ होती है, ठीक है। इसी को एक नाम दिया गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग आगे लेक्चर्स में इंडिविजुअल लेक्चर में पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये एक तरह का क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे किस में, आपका जब आगे हम वीडियोस और बनाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसमें, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हमारे पास सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मिलेगा टोटल वो क्या होता है, वो होता है ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट, मैंने दोनों कंपोनेंट का प्लस कर दीजिए। तो राउल्ट लॉ अप्लाई करें पी ए पे तो हमको क्या मिलता है, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी पे अप्लाई करें तो पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूट लिया गया है हम उसको कंसीडर करते हैं बी से, और सॉल्वेंट जो लिया गया उसको कंसीडर करते हैं ए से, ठीक है। केमिस्ट्री में आम तौर से बी को सॉल्यूट माना जाता है, ए को सॉल्वेंट। ये क्यों माना जाता है नहीं पता, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस ऐसे ही एज्यूम कर लिया जाता है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ये एजम्पशन है। एनसीईआरटी में तो खैर वैसे 1 2 3 दिया रहता है नंबर से, साइड बुक वगैरह में बी से सॉल्यूट को माना जाता है, ए से सॉल्वेंट को। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो ले लें, बस पता रहना चाहिए कि सॉल्यूट में क्या होगा और सॉल्वेंट में क्या होगा। मतलब आप उसको लिखते वक्त, पेपर में लिखते वक्त उसको डिफ़ाइन कर दें कि भाई ए का मतलब हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिया है ना कि सॉल्वेंट, ठीक है। वैसे आमतौर से जो फेमस है वो यही है, सॉल्यूट को बी माना जाता है, सॉल्वेंट को ए माना जाता है। तो इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, हमारे पास अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उसको एक्स बी ही मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इक्वेट नहीं करते। लेकिन हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि सर ये एक ऐसा सॉल्यूट है जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल होने का मतलब ये ईजिली इवापोरेट नहीं हो सकता। तो जब ईजी इवापोरेट नहीं होगा तो प्रेशर ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पी नॉट बी की वैल्यू ज़ीरो। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट ऑफ, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस, ठीक है ना। तो ये रिलेशन से हमको पता चल गया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉरी इक्वल हमने लिख दिया, ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इस तरह से हमको मैथमेटिकली भी पता चल जाता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ेगा किसी भी सॉल्वेंट में तो वो उसको क्या करेगा, उसके वेपर प्रेशर को घटा देगा, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वाली टॉपिक्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।